हाँ तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। तो कैसे हैं आप लोग, जल्दी से आप फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना अपना हाल समाचार बताइएगा। एक बार जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है आपके तरफ। नेटवर्क ठीक ठाक है, वीडियो ठीक ठाक देख पा रहे हैं आप लोग। जल्दी जल्दी बताइए, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं आ रही है। नो सर, चलिए बहुत अच्छा। विद्यार्थी जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जॉस स्टडी क्लासेस पर कक्षा 10वीं और 12वीं की तैयारी करवाई जाती है और मैं महावीर कुमार आपके सामने आ गया हूं। कक्षा 10वीं का जो हिंदी है, हिंदी जो है गोधुली जो है, उसका यह 5वां अध्याय है ना, 5वां चैप्टर है ना। विद्यार्थी जी, आप जानते हैं कि हमारा जो गोधुली पार्ट है, हमारा जो गोधुली है, देखो हिंदी दो भाग में है ना। हिंदी दो भाग में, एक है गोधुली और दूसरा है आपका वर्णिका। और वर्णिका में 5 चैप्टर है, हमने पांचों चैप्टर यूट्यूब पर पढ़ा दिए हैं। ठीक है, 5 चैप्टर है, पांचों चैप्टर जो है यूट्यूब पर हमने पढ़ा दिए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से जाकर के देख लीजिए, सभी चैप्टर आपको वहां पर मिल जाएंगे। और गोधुली की मैं बात करूं यदि, तो गोधुली में आपको यह पता होनी चाहिए कि कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको। गोधुली में कितने चैप्टर है, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गोधुली में कितने चैप्टर है। तो कहोगे कि गुरुजी पहले आप जो है गोधुली को 2 भाग में बांटिए। एक भाग में लिखिए गदखंड, एक भाग में लिखना है आपको गदखंड और दूसरा भाग में लिख दीजिए काव्य खंड। कौन सा खंड? काव्य खंड, है ना। एक भाग में गदखंड को रखिए और दूसरे भाग में काव्य खंड को रखिए। आपको यह भी जानकारी है कि गद खंड में 12 चैप्टर है। गद खंड में कितने चैप्टर है? 12 चैप्टर है। और काव्य खंड में भी 12 चैप्टर है। तो दोनों मिलाकर के देखा जा तो कहा जाएगा कि सर जी 24 चैप्टर हिंदी में पढ़ने हैं। हिंदी में कितने चैप्टर पढ़ने होंगे? 24 चैप्टर पढ़ने होंगे। और आपको जानकर खुशी होगी, दिल में प्रसन्नता हुई होगी कि 24 में से हमने 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। और आज चल रहा है तो आज भी ले ही लो ना, 5 ले लो। 5 चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। अब आपके पास पढ़ने के लिए चैप्टर बचेंगे कितने? तो 19। कितने चैप्टर बचेंगे? 19। मतलब इस वीडियो के बाद आपको हिंदी में मात्र 19 दिन की क्लास करनी है और आप हिंदी के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको व्याकरण पढ़ा देंगे, हिंदी व्याकरण पढ़ा देंगे और आप हिंदी सब्जेक्ट में पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं सर। क्या आप लोग पीछे वाले वीडियो सभी देख चुके हैं? फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो भी है उनको आप देख लिए होंगे, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर जो है, एक बार आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर जो है, सेकंड चैप्टर कौन सा है, थर्ड चैप्टर कौन सा है और फोर्थ चैप्टर कौन सा है। एक बार आप लोग मन में ही बोल लीजिए, मन में ही बोल लेना है आपको कि गुरुजी पहला जो चैप्टर है उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और उसके जो लेखक है वो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। हम लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। दूसरा जो चैप्टर है विष के दांत, विष के दांत, और दूसरा जो चैप्टर विष के दांत है उसका क्या है? विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी, नलिन बिलोचन शर्मा जी है। तीसरा चैप्टर आपका मैक्स मूलर का है ना। चैप्टर का नाम क्या है? भारत से हम क्या सीखें। चैप्टर का नाम भारत से हम क्या सीखें और उसके जो राइटर है वो कौन से है? वो है मैक्स मूलर साहब, आप लोग जानते हैं। और कल की क्लास में हमने आपको बताया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये जो नाखून है, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं और इसके जो लेखक साहब है उसका नाम है क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी, HPD। हमने आपको बताया था। 4 चैप्टर अच्छे से आपने पढ़ लिए हैं और आज आप पढ़ रहे हैं 5वां चैप्टर। चैप्टर का नाम है, देख रहे हैं ना, चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। चैप्टर का नाम क्या है? नागरी लिपि। ठीक है, और नागरी लिपि के मैं लेखक की बात करूंगा तो उनका नाम क्या है? आप आज पढ़ रहे हो नागरी लिपि,
तो आपको बताना है कि यह जो नागरी लिपि है इसके लेखक साहब कौन है, इनके लेखक का क्या नाम है। नागरी लिपि, तो बच्चों अगर ट्रिक पर देखोगे ना तो आप कहोगे कि नगर में बहुत गुणवान लोग रहते हैं नगर में बहुत सारे गुणवान लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं? गुणवान लोग रहते हैं। तो आप कह देना गुणाकर मूले, गुणाकर मूले, याद रहेगा, गुणाकर मूले, यही है आपके लेखक साहब। गुणाकर मूले जी इस पाठ के लेखक है। आप लोग इसको देख लीजिए, है ना। हम आपको आगे बढ़ाते हैं, चैप्टर पे ले चलते हैं। चैप्टर में जाने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि गुणाकर मूले का जन्म कहाँ कब होता है, कहाँ होता है, उनकी प्रमुख रचनाएं क्या सब है, उनके जीवन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जाननी आवश्यक है। ठीक है, चलिए मैं अच्छे से आपको लाइन बाय लाइन बताते चलता हूं, और आपको जहां मैं कहूंगा कि इसको अच्छे से नोट कर लेना, तो निश्चित रूप से आप लोग कोशिश करेंगे कि कॉपी या कलम पर नोट कर लें उसको। ठीक है, ताकि ऑब्जेक्टिव में जब आप आएंगे ना, जब क्वेश्चन आंसर लगाएंगे हम लोग अभी लास्ट में ही, तो वहां पर आपका जो है सबके सब सवाल फटाफट बनेंगे। ठीक है, सब तैयार है? क्लास के लिए तैयार है? तैयार हो भाई तो एक बार शेयर कर दो, जाकर के जल्दी से अपने अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि क्लास में और भी बच्चे जुड़ जाएं। हाँ, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट। चलिए चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। कहते हैं कि गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। बच्चों, गुणाकर मूले साहब का जो जन्म होता है 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में होता है। कहां पे होता है? महाराष्ट्र के अमरावती जिले में 1935 ईस्वी को एक बच्चे का जन्म होता है जिनका नाम गुणाकर मूले होता है। क्या यह जानकारी आपको अच्छी लगी? क्या आप इस डाटा को अपने माइंड में सेव करके रखेंगे? डाटा है आपका कि 1935 ईस्वी की बात है, अमरावती, महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम होता है गुणाकर मूले। बच्चे का नाम गुणाकर मूले। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है ग्रामीण परिवेश में होती है, गांव में ही पढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद शिक्षा की भाषा मराठी थी। बच्चों महत्वपूर्ण पॉइंट ये है आपका, अधिकतर हमने देखा है, अधिकतर लेखकों के बारे में आपने पढ़ा है और अपने गांव घर में भी देखोगे, तो आरंभिक शिक्षा दीक्षा जो है अपने जहां जन्म होते हैं ना, गांव में है तो गांव में, मतलब प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है गांव से ही अधिकतर लोगों की शुरू हुई है। तो गांव में इनका जन्म हुआ है, तो पहली दूसरी क्लास के लिए कहां लंदन जाएंगे पढ़ने के लिए? गांव में ही तो पढ़ेंगे, तो ग्रामीण परिवेश में होगी। तो लेकिन इनकी जो भाषा थी, शिक्षा की भाषा, वो मराठी थी। मराठी भाषा में इन्होंने अपनी पढ़ाई को शुरू की। किस भाषा में? मराठी भाषा में। ओके, ठीक है, मराठी भाषा में पढ़ाई शुरू की इन्होंने। मिडिल स्तर तक मराठी तक पढ़ाई की, मिडिल मध्य विद्यालय तक इन्होंने जो है मराठी भाषा में पढ़ाई की। फिर वे वर्धा चले गए थे। कहां चले गए थे? वर्धा चले गए, और वहां उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की, साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन किया। विद्यार्थी जी, जब ये मिडिल स्कूल को पास करते हैं तो आगे की पढ़ाई के लिए वर्धा चले जाते हैं, और वहां पर इन्होंने नौकरी करते हैं। वहां पर ये नौकरी करते हैं कितने वर्षों तक? लगभग 2 वर्षों तक इन्होंने नौकरी की है। कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक नौकरी की है। और उसी के साथ साथ इन्होंने अंग्रेजी और हिंदी, हिंदी और इंग्लिश की पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। हिंदी और अंग्रेजी की अध्ययन भी शुरू कर दिए थे। ठीक है, फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर के एमए तक की पढ़ाई की। बच्चों, जब ये हिंदी और अंग्रेजी में अपनी शिक्षा दीक्षा को आरंभ करते हैं, जब ये मैट्रिक में आते हैं, तो मैट्रिक से लेकर के एमए तक जो है ये गणित विषय में पढ़ाई करते हैं। कौन से विषय में? गणित विषय में पढ़ाई करते हैं, और गणित से ही इन्होंने एमए किया। गणित विषय से ही इन्होंने एमए तक की पढ़ाई की। सन 2009 ईस्वी में 2009 ईस्वी में मूले जी का निधन हो गया। कितने ईस्वी में? 2009 ईस्वी में इस महान पुरुष का निधन हो जाता है।
मृत्यु हो जाती है। समझ रहे हैं बात को? 2009 ईस्वी, आप में से बहुत सारे बच्चों का जन्म तिथि 2009 होगा। 2009 होगा बहुत जन्म तिथि। 2009 में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या यहां तक बातें समझ में आ गई? तो आप हमें थोड़ा सा बताना, आप हमें बताना जरा कि बताना जरा कि मूले जी का जन्म कब होता है? इनका जन्म कब होता है, जल्दी से बताओ। जन्म कब होता है, निधन कब होता है, जन्म कब होता है और निधन कब होता है? पहले बताओ जन्म कब होता है। तो आपने पढ़ा है यहाँ पर 1935 ईस्वी में। कब होता है? जन्म हो जाता है इनका 1935 ईस्वी में। बच्चों, इनका जन्म मैं पूछूं अगर कि इनका जन्म कहाँ पे होता है, इनका जन्म कहाँ होता है, तो आप कहोगे सर इनका जन्म जो है महाराष्ट्र के अमरावती जिला, महाराष्ट्र के जिले अमरावती जिले के एक गांव में, जिले के एक गांव में इनका जन्म कहाँ होता है? महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में इनका जन्म होता है। 1935 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 2009 ईस्वी में 2009 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। मैं अगर पूछूं आपसे कि इनकी शिक्षा जो है किस भाषा से आरंभ हुई थी, इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई जो है किस भाषा से शुरू की थी, किस भाषा से शुरू की थी, तो बच्चों आप कहोगे यहाँ पर कि सर जी इन्होंने अपनी शिक्षा जो है मराठी भाषा में, कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में शुरू की थी। लेकिन आगे चलकर जब ये मिडिल स्कूल तक मराठी भाषा में पढ़े, कहाँ तक? कहाँ तक? एमएस तक, मिडिल स्कूल तक इस भाषा में पढ़े। उसके बाद ये जो है कहाँ चले गए थे? वर्धा चले गए थे। कहाँ चले गए थे? वर्धा चले गए थे। और वर्धा चले गए। वहां से आने के बाद वहां पर इन्होंने कितने वर्षों तक नौकरी की? तो लगभग 2 वर्षों तक इन्होंने नौकरी की। कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक इन्होंने नौकरी की। और साथ ही साथ नौकरी करने के साथ साथ में अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश और हिंदी में इन्होंने अपना स्टडी भी आरंभ कर दिया था, हिंदी और अंग्रेजी में। फिर भी आगे चल करके मैट्रिक से लेकर के एमए तक, मैट्रिक से लेकर के एमए तक, टेंथ से लेकर के एमए तक, कहां तक? एमए तक की पढ़ाई इन्होंने किस भाषा में की? तो बच्चों आप कहना कि सर इन्होंने गणित विषय में यहां तक की पढ़ाई की थी। कौन से विषय में? गणित विषय में। क्या आपको यह डाटा याद रहेगा? क्या आप इन चीजों को याद रख पाएंगे? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम आएगा जल्दी से। क्या यह जानकारी आपको अच्छी लगी? यस सर, अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा फास्ट बढ़ेंगे क्योंकि विषय जो है लंबा चलेगा। ठीक है, चलिए आइए। कहते हैं कि गुणाकर मूले के अध्ययन एवं कार्य का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक रहा है। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान का अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान का अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृति जैसे विषय मील पर खूब लिखा। पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषयों से संबंधित उनके 2500 से अधिक लेख तथा 30 पुस्तकें का प्रकाशन हो चुका है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि गुणाकर मूले जी के द्वारा किन किन चीजों का रचना किया गया है। आप देख रहे हैं ना, खगोल विज्ञान का अंतरिक्ष, मतलब अंतरिक्ष के बारे में, सूर्य के बारे में, मतलब ऊपरी चीजों के बारे में इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी है। तो आप अंतरिक्ष वगैरह का नाम जहां पर भी मिलेगा तो आप इस चीज से समझ जाइएगा कि गुणाकर मूले जी की यह रचना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि लगभग पिछले 25 वर्षों में, पिछले 25 साल के अंदर में, 25 वर्षों में इन्होंने 2500 से अधिक लेख लिखे हैं। क्या लिखे हैं? लेख। 2500 से अधिक लेख लिखे हैं और लगभग 30 पुस्तक, कितने पुस्तक? 30 पुस्तक प्रकाशित हो चुके हैं। बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा कि पिछले 25 वर्षों में इन्होंने कितने लेख लिखे?
तो आप कहोगे कि गुरुजी 2500 लेख लिखे हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पुस्तक कितने, किताबें कितने प्रकाशित हुए, किताबें कितने प्रकाशित हुए, तो आप कहना कि 30 किताबें जो है वो प्रकाशित हो चुके हैं। कितने वर्षों में? 25 वर्षों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि इनकी प्रमुख कृतियों के नाम देख लो। मैंने कहा ना इनकी जो कृतियां हैं, इनकी जो रचना है, अधिकतर जो है अंतरिक्ष वगैरह से रहेंगे। देख लो, कहते हैं कि अक्षरों की कहानी, भारत भारत, संत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेंडलीफ महान वैज्ञानिक, सौर मंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी, गुनाकर मूल्य की एक पुस्तक, अक्षर कथा। इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्रायः प्रमुख लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। गुनाकर मूल्य की ये सभी रचनाएं हैं। आप इंपोर्टेंट चीजों को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। रचनाएं हैं, इनको देखना जरूरी है और आपको देखनी चाहिए, ठीक है। आइए कहते हैं कि प्रस्तुत निबंध, बच्चों यह जो पाठ है आपका निबंध के रूप में है। किसके रूप में है? निबंध के रूप में है। इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना जल्दी से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन सी विद्या है? क्या वो कहानी है, क्या वो कविता है, क्या वो लेख है, क्या वो ललित निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं पिछला जो चैप्टर था वो क्या है, जल्दी से बताओगे क्या है बच्चों? आपका जवाब आना चाहिए। आपका जवाब आ रहा है कि गुरुजी वो है एक ललित निबंध। कौन सा निबंध? ललित निबंध। लेकिन ये है सीधा सीधी निबंध इसमें ललित नहीं लगाना है, कलिक नहीं लगाना है, ये सीधा सीधा जो है निबंध रहेगा, ठीक है। नागरी लिपि जो है एक प्रकार का निबंध है आपका। मूल्य जी की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। बच्चों अगर आपके पास कॉपी और कलम है बगल में तो नोट कर लो जल्दी से कि प्रस्तुत पाठ, कौन सी पाठ, कौन सी पाठ? नागरी लिपि। ऐसे लिखना, वहां पर स्टार पॉइंट दे करके लिखना। नागरी लिपि निबंध गुनाकर मूल्य जी की, गुनाकर मूल्य जी की भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। कहां से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। यह जो निबंध है कहां से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी। आइए बच्चों देखते हैं। कहते हैं कि हिंदी की अपनी लिपि, हिंदी की अपनी लिपि नागरी लिपि या देवनागरी लिपि के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है। यहां हमारे लिए देने की प्राचीनता, व्यापकता और शाख विस्तार का प्रवाहपूर्ण शैली में प्रमाणिक आख्यान प्रस्तुत किया गया है। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध की कोशिश की है। बच्चों आप लोग जानते हैं कि हम लोग जिस भाषा में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, इसकी जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी लिपि। हम लोग किस भाषा में लिखते पढ़ना है? देवनागरी लिपि में, है कि नहीं? आपने बहुत सारे लिपियों के बारे में सुना होगा, बहुत सारे। पहले बताओ बच्चों लिपि क्या होता है? व्हाट इज लिपि? लिपि किसको कहते हैं? क्या आपने लिपि के बारे में व्याकरण में पढ़े? व्याकरण में आपने पढ़ा होगा कि लिपि किसे कहते हैं। तो बच्चों परिभाषा इसका होता है कि भाषा को लिखने की पद्धति जो है वो लिपि कहलाती है। भाषा को लिखने की पद्धति क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। और आपने कई सारे लिपि के बारे में सुना होगा। आपने अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये तो देवनागरी लिपि है, देवनागरी, ये तो देवनागरी लिपि है। आप इसको अच्छे से जानते हो देवनागरी लिपि के बारे में। हाँ, उसके बाद ब्राह्मी लिपि होता है, ब्राह्मी लिपि होता है। आपने रोमन के बारे में भी सुना होगा, रोमन अंक पढ़े हो ना आप लोग, रोमन लिपि के बारे में भी सुना होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग जिस भाषा में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो क्या है? देवनागरी लिपि। और आप यह भी जानते हैं कि इसमें कितने 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 वर्ण होते हैं? तो 52। कितने वर्ण? 52। देवनागरी लिपि में कितनी संख्या होती है? तो 52 होती है। ये व्याकरण का पार्ट है। अच्छा, कहते हैं कि जिस लिपि में यह लेख छपा है, यह जो लेख लिखा गया है, यह जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, वह नागरी लिपि या देवनागरी लिपि है। इस लिपि को, जिस लिपि में यह लेख छपा है, यह लेख लिखा गया है, उसी को तो कहते हैं देवनागरी लिपि।
इसको आप नागरी भी कह सकते हो या देवनागरी भी कह सकते हो। करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसीलिए इसके अक्षरों में अस्थिरता आ गई। प्यारे विद्यार्थी जी, यह जो लिपि है 2 सदी पहले इस लिपि में पुस्तकें छपने लगी, किताबें छपने लगी, तो इस कारण से इस लिपि में अस्थिरता आ गई कि अब ये जो है 52 जो हमने कहा, 52 से आप इसको 53 नहीं कर सकते हो, 52 से आप ज्यादा नहीं कर सकते हो, इसको कम भी नहीं कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर मैं बताऊंगा कि ये क्या है तो आप कहोगे सर ये तो ओ है, ये क्या है, ओ है। मैं कहूंगा कि एक नया अक्षर मैंने जोड़ा है, एक नया अक्षर मैंने जोड़ा है कि अब से जो है ओ ऐसे लिखा जाएगा। क्या आप इस चीज को मानोगे? क्या आप इसको ओ मानोगे बच्चों? बताओ, ये ओ होगा क्या? कहेगा सर क्या मजाक वाली बात कर रहे हो आप, इसको हम ओ क्यों मानेंगे? और कोई भी कहेगा तो हम नया शब्द को, नया अक्षर को नहीं जोड़ेंगे, नई लिपि नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इस लिपियों में अस्थिरता आ चुकी है, उस लिपि में टाइप बने हुए हैं, अक्षरे बने हुए हैं, किताबें छप रही है, नए शब्दों की, नए अक्षरों की जरूरत यहाँ पर नहीं है, इसीलिए इस लिपि में अस्थिरता आ गई है। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में अस्थिरता आ गई है। अब ये बढ़ाती नहीं जाएगी, कम भी नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, आइए कहते हैं कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां जो है देवनागरी लिपि में है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली जो है, नेपाल की नेपाली भाषा जो है, हाँ उसकी जो खसकुड़ा लिपि है वह नेवारी भाषाएं भी इसी लिपि में है। नेपाली जो भाषा है, सॉरी, नेपाली जो भाषा है, खसकुड़ा, नेवारी भाषा, ये सभी भी देवनागरी में ही है। ये सभी कहाँ पे है? देवनागरी लिपि में ही है। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है रे भैया, याद रखना इसको। हिंदी की तो देवनागरी है ही, मराठी की भी देवनागरी है, नेपाली की भी देवनागरी है। याद रखेगा ना, रखना इसको याद। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त अक्षर ये है, देख लो, ये एक अतिरिक्त अक्षर, जैसे हमारे देवनागरी हिंदी में हिंदी की देवनागरी लिपि में 52 है, तो मराठी में एक ये अक्षर सिर्फ बढ़ा हुआ है, एक बढ़ा हुआ है, उस मराठी में 53 है। ठीक है, हमने देखा कि प्राचीन काल में संस्कृत व प्राकृतिक भाषाओं में ध्वनि थी और इसके लिए अनेक अभिलेखों में अक्षर न मिलता है। ठीक है, संस्कृत और प्राकृतिक भाषाओं में ध्वनि थी और यह अक्षर नहीं मिलता है। कहते हैं कि देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है, महत्वपूर्ण तथ्य, संसार में जहां भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित होती है वे प्रायः देवनागरी लिपि में होते हैं। क्या आप इसको याद रख पाओगे बच्चों? रखना चाहिए, रखना चाहिए, रखना चाहिए आपको याद कि संसार में कहीं भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तक अगर प्रकाशित हो रही है वो प्रायः जो है किस लिपि में रहेंगे? देवनागरी लिपि में ही छपेगी, देवनागरी में ही छपेगी। यह देवनागरी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है ना। वैसे विदेशों के कुछ पंडित और उसका अनुकरण करते हुए कुछ भी भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृतिक के उद्धरण एवं ग्रंथ छपवाते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं कि गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है। भैया याद रखना कि गुजरात की जो लिपि है वो हमारे देवनागरी से ज्यादा अलग नहीं है। ज्यादा अलग का मतलब थोड़ा मोड़ा अलग है, ज्यादा अलग नहीं है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। रे भैया यहाँ देखना, कहता है कि बांग्ला की जो लिपि है, बांग्ला की जो लिपि है वो प्राचीन नागरी लिपि, यानी कि हमारी जो देवनागरी लिपि है उसको पहले नागरी लिपि कहा जाता था। अगर इस नागरी लिपि की बेटी नहीं कहोगे तो बहन कह दो, बहन अवश्य है। तो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सी लिपि देवनागरी लिपि की बहन हो सकती है? कौन सी लिपि जो है देवनागरी लिपि की बहन हो सकती है? तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों का क्या जवाब आएगा, मैं एक बार कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूं। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे कि गुरुजी की
नागरी लिपि की बहन के रूप में अगर देखा जाएगा तो बांग्ला लिपि को, किसकी लिपि को? बांग्ला लिपि को। यस सर। आइए, कहते हैं कि भारत की लिपियां वर्तमान नागरी से काफी भिन्न हिंदी दिखाई देती है, लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भी भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियां तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मी से ही विकसित हुई है। देखना भाई, यहाँ पर कहते हैं कि दक्षिण भारत की ये लिपियां जो है, दक्षिण भारत की यह जो लिपि है, ये तमिल तमिल मलयालम और तेलुगु, देख लेना, तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ भी नागरी लिपि की तरह प्राचीन ब्राह्मी से ही विकसित हुई है। कहां से विकसित हुई है? प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। ओके, हेलो सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं? सब मस्त है? सब ठीक ठाक है? यस सर। आइए आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। पोथियां लिखने के लिए किस लिपि का व्यवहार होता था? नागरी लिपि का व्यवहार होता था। दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। बच्चों बताना कि आरंभिक लेख जो है हमें कहां से मिले हैं? तो दक्षिण भारत से। कौन से भारत से? दक्षिण भारत से। आप भारत को 4 भागों में बांट लेना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दिशा देख लेना, और दक्षिण जिधर होगा ना उधर से ही आरंभिक लेख हमें नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है दक्षिण भारत से ही मिलते हैं। कहते हैं कि दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी। दक्षिण भारत की यह लिपि जो है क्या कहलाती थी? नंदी नागरी कहलाती थी। क्या कहलाती थी बच्चों? नंदी नागरी लिपि कहलाती थी। कहाँ की लिपि? तो दक्षिण भारत की लिपि जो है नंदी नागरी लिपि कहलाती थी। आप लोग समझ गए यहां तक? यस सर। कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। कहाँ के? कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासक के लेख जो है किस लिपि में है? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो आप कहोगे कि गुरुजी वो जो है नंदी नागरी लिपि में है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विजयनगर के शासकों का लेख किस लिपि में है, बताना आप कि विजयनगर के शासकों का लेख किस लिपि में है? किस लिपि में है? विजयनगर के शासकों का लेख किस लिपि में है? तो आपका जवाब होगा कि गुरुजी वो नंदी नागरी लिपि में है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत है? नहीं सर, आगे बढ़ जाए। यस सर। और देखते हैं, कहते हैं कि पहले, ए मच्छर भैया भाग यहां से। हाँ, कहते हैं कि पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। विजयनगर के राजाओं के जो लेख होते थे ना, विजयनगर के राजाओं के लेख जो होते थे, उसी लिपि को कहा गया था नंदी नागरी। उसी लिपि को क्या कहा गया? नंदी नागरी लिपि कहा गया। समय बीतता गया, नगरी लिपि हो गया। अभी अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं? उसी को देवनागरी लिपि पढ़ते हैं। क्या पढ़ा जाता है अभी? देवनागरी पढ़ा जाता है। आइए, कहते हैं कि दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था। फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया है। बच्चों देखना, थोड़ा सा स्पीड पढ़ रहा हूं मैं इसलिए कि समझाने के लिए इसमें कुछ है नहीं। जहां पर लगता है कि ये समझाना चाहिए, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ये लाइन महत्वपूर्ण है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछे गए हैं, मैं वहां थोड़ा सा ज्यादा टाइम देता हूं। लेकिन आप इसके लिए मत घबराइएगा कि इतना फास्ट चल रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ रहा है। नहीं, आपको भी मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ देखते जाओ, पढ़ते जाओ, क्या लिखा हुआ है ना? क्या लिखा हुआ है सिर्फ पढ़ते जाओ, आपका सभी के सभी ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन हाँ, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। देखो, कहते हैं कि राज एवं राजराजवा राजेंद्र जैसे प्रतापी चोर राजा, एक होता है चोर डाकू गुंडा वाला राजा, वो चोर नहीं, ये दूसरा चोर है। ये बड़ी रॉ है, यहाँ पर देख रहे हो ना, बड़ी रॉ वाला चोर है। इसको वो चोर नहीं समझ लेना, घर में डाका डालने वाला चोर मत समझ लेना।
ये दूसरा चोर है। चोर राजाओं 11वीं सदी के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। भैया क्या समझे यहां से, कहते हैं कि चौर राजा जो थे, चौर राजा जो थे 11वीं शताब्दी में, आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 11 ये चौर राजा जो है किस शताब्दी में थे, तो क्या कहोगे, 11वीं शताब्दी में थे। और उनके जो सिक्के थे, उनके जो सिक्के थे उन पर जो है नागरी अक्षरों में लेख लिखे हुए थे, नागरी लिपि में लेख लिखे हुए थे, है ना। उन पर जो है किस लिपि में लिखे हुए थे, नागरी लिपि में। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। विद्यार्थी जी, 11वीं सदी में चौर राजा, 12वीं सदी में केरल के शासक, 12वीं सदी में केरल के शासक का जो सिक्का था उस पर जो है वीर केरलस्य लिखा था। वीर केरलस्य, केरल के सिक्कों पर क्या लिखा था, वीर केरलस्य लिखा था। और यह शब्द जो है नागरी लिपि से है। हाँ, किस लिपि से है, नागरी लिपि से है। कहते हैं कि सुदूर दक्षिण से प्राप्त वरगुण का पलियम ताम्रपत्र 9वीं सदी नागरी लिपि में है। यही नहीं, लंका के पराक्रम विजय बाहु 12वीं सदी आदि शासकों के सिक्के पर भी नागरी अक्षर को देखने को मिलते हैं। तो विद्यार्थी जी, नागरी लिपि का इतिहास जो है बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। कितनी पुराना है देख रहे हो, 9वीं सदी में, 9वीं सदी में भी आपको जो है सिक्कों पर जो है नागरी लिपि के लेख मिल जाते थे, नागरी लिपि में लिखे मिल जाते थे। और आज भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नागरी लिपि के पढ़ रहे हैं, नागरी लिपि से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। कहते हैं कि दूसरी ओर उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन की नींव डालने वाले गजनबी 11वीं शताब्दी पूर्वार्ध के लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के लेख देखते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना है, देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण लाइन है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाना। कहते हैं कि अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन यानी मुसलमानों का जब शासन हुआ था, इस्लामिक शासन जब शुरू हुआ था, इस्लामी शासन का नींव डालने वाला का क्या नाम था, शुरू करने वाला कौन था, तो कहते हैं कि गजनबी। इस्लामी शासक का नींव डालने वाला कौन था उत्तर भारत में कौन था, तो गजनबी। कौन था, गजनबी। गजनबी था। और कब था, 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, 11वीं शताब्दी की पूर्वार्ध, उससे पहले थे, 11वीं शताब्दी के पहले थे। लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी इस्लामी शासक गजनबी के द्वारा बनाए गए लाहौर के टकसाल में चांदी के सिक्कों पर भी नागरी लिपि वाला लेख मिलता है। इन सिक्कों पर एक तरफ कूफी लिपि में कमला अंकित है। किस लिपि में, देख लो, कूफी लिपि में कमला अंकित है। गजनबी ने जो सिक्का बनवाया था उस सिक्के पर एक तरफ जो है कूफी लिपि में, कौन से लिपि में, कूफी लिपि में क्या बना हुआ है, कमला लिखा हुआ है। कूफी लिपि में कमला अंकित है। तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है, दूसरी लिपि में नागरी लिपि में अंकित है। सिक्के के दो पार्ट होते हैं ना, एक पार्ट जो है वो कूफी लिपि में है। किस लिपि में है, कूफी लिपि में। और दूसरा पार्ट जो है किस लिपि में है, नागरी लिपि में है। कोई दिक्कत, समझते चलिएगा। कहते हैं कि अव्यक्त में क मोहम्मद अवतार नृपति महमूद, ये सिक्के जो है 1028 ईस्वी में शुरू किए गए थे। ये सिक्के जो है कब शुरू किए गए थे, 1028 ईस्वी में शुरू किए गए थे। किनके द्वारा, मोहम्मद अवतार नृपित महमूद के द्वारा। स्मरण रहे कि लगभग इसी समय दक्षिण के चौड़ राजाओं के सिक्कों पर भी नागरी लिपि के लिखे हुए लेख शब्द देखने को मिलते हैं। इसी समय जो है चौड़ राजाओं के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उस पर भी नागरी लिपि के द्वारा लिखे गए शब्द मिलते हैं। कहते हैं कि महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी
अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए। मोहम्मद गजनबी के बाद जो है बहुत सारे शासक हुए, जैसे मोहम्मद मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि बहुत सारे इस्लामिक शासक हुए, जिन्होंने भी अपने अपने सिक्कों पर भी नागरी लिपि में शब्द जो है छपवाए थे। किस लिपि में शब्द छपवाए थे? तो विद्यार्थी जी कहना नागरी लिपि में छपवाए थे। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति है और नागरी लिपि में राम सिय शब्द अंकित है। विद्यार्थी जी यह पॉइंट आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि किस राजा ने किस राजा के सिक्के पर, बताना हमें कि किस राजा के सिक्के पर एक ओर राम सीता का फोटो अंकित है और दूसरी ओर राम सिया लिखा हुआ है। एक ओर जो है राम सीता का चित्र अंकित है, प्रभु राम और माता सीता का फोटो लगा हुआ है सिक्का के पार्ट में। सिक्का देखे ना, पैसा रे, डॉलर वाला, मतलब वही सिक्का वाला। तो एक ओर जो है राम और सीता का फोटो लगा हुआ है और दूसरी ओर जो है राम सिया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? राम सिया लिखा हुआ है। ऐसा सिक्का किस राजा ने चलवाया था? कौन सा राजा चलवाया था? कौन सा राजा चलवाया था? आप कहोगे सर बादशाह अकबर ने। कौन चलवाया था? बादशाह अकबर ने एक ऐसा सिक्का चलवाया था जिसके एक ओर सीता और राम का फोटो था, दूसरा ओर राम सिया लिखा था। ये राम सिया जो लिखा है ना, वो देवनागरी लिपि में है। इस लिपि में है, देवनागरी में। उत्तर भारत में मेवाड़ में गुहिल, संभार, अजमेर के चौहान, कंजोड़ के, गहरवाल के, ये काठियावाड़, गुजरात के सोलंकी, आबू के प्रारंभ, जेजाक, कुमुक्ति, बुंदेलखंड के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लेख नागरी लिपि में है। थोड़ा पढ़ते जाना, फास्ट में आप लोग देखते जाना, ठीक है। कहते हैं उत्तर भारत की इसी नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। उपयुक्त जानकारी से स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का ना प्रचलन सारे देश में था। यह एक सर्वदेशिक लिपि थी। बच्चों यह पॉइंट को आप देखना जरा कि यह जो है एक सर्वदेशिक लिपि कब से दिखने लगी थी? 8वीं-9वीं सदी से। किस सदी से? 8वीं या 9वीं सदी से देखा जाने लगा। यह लिपि जो है बहुत ज्यादा प्रचलित होने लगी थी। कहते हैं कि गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी वी लकीरों या छोटे ठेस तिकोन है। लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षय के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती हैं, पूरी लकीरें बन जाती हैं और ये सिरो रेखाएं उतनी ही लंबी होती है जितनी की उनकी चौड़ाई होती है। हाँ, कुछ लेखों के अक्षरों के सिरों पर अब भी कहीं कहीं तिकोन दिखाई देते हैं। दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि इस प्राचीन नागरी के अक्षर आधुनिक नागरी से मिलते जुलते हैं और इन्हें आसानी से थोड़े अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। और कहते हैं कि हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत से नंदी नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी में मिलने लग जाते हैं और उत्तर भारत से 9वीं सदी में। यह जो नंदी नागरी लिपि के लेख है 8वीं सदी में उत्तर भारत में मिलता है, 9वीं सदी में 8वीं सदी में दक्षिण भारत में और 9वीं सदी में उत्तर भारत में मिलता है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि निश्चित समय से ही नागरी लिपि की शुरुआत होती है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि सच में ही उसी टाइम से शुरुआत हुई है, अर्थात हम कह सकते हैं कि उससे भी बहुत पुरानी है ये। नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों दिखाई देते हैं और पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरी लेखों में दिखाई देते हैं। अब हमें यह देखना है कि इस नई लिपि को नागरी, देवनागरी या नंदी नागरी क्यों कहते हैं। यह जो लिपि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको नंदी या नागरी या देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं इसको? आइए, कहते हैं कि नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। पहले आप ये जानिए कि नागरी नाम कैसे पड़ा, इस लिपि का नाम नागरी कैसे पड़ा। कहते हैं कि एक के मत के अनुसार गुजरात
के नगर में ब्राह्मणों ने पहले पहल इस लिपि का इस्तेमाल किया था, इसीलिए इसका नाम नागरी पड़ा। बच्चों, यह जो लिपि है, इस लिपि का नाम नागरी क्यों पड़ा? क्यों पड़ा नागरी? तो कहता है कि गुजरात के नगर में, किस नगर में? गुजरात के नगर में ब्राह्मणों ने, कौन से, कौन कौन? ब्राह्मणों ने इस लिपि का पहले पहल शुरुआत किया था, पहले पहल शुरुआत किया था, इसीलिए इसका नाम जो है नागरी लिपि पड़ गया। नगर में था ना, गांव में था ना, इसलिए नागरी लिपि रख दिया। तो नागरी लिपि क्यों रखा, समझ में आया? लेकिन इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चने हैं। आपको भी दिक्कत होगी, अरे कुछ भी मतलब गांव के नाम पर रख देगा लिपि का नाम, सस्ता है क्या? एक अन्य मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देव नगरी है। आप जानते हैं, आप जानते हैं कि देवों की नगरी किसको कहा जाता है इस धरती पर? देवों की नगरी काशी, देवों की नगरी काशी, देवनागरी। देवों की नागरी जो है कहाँ है? ये भैया तो काहे इसमें आ जाता है, जान है बाहर जी है? इतनी ठाकुर है, ये है डिजिटल बोर्ड चलाने आता है ससुरा। देखिए कहते हैं परंतु काशी जो है देवनागरी, काशी देवनागरी है, काशी जो है देवनागरी है, इसीलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। स्पष्ट है यह संकुचित मत है। मतलब लोगों ने कहा, कुछ विद्वानों ने कहा कि इस लिपि का नाम देवनागरी इसीलिए पड़ा है क्योंकि यह यहाँ की जो काशी धरती है, काशी जो है देवों की नगरी है, इसीलिए इस लिपि को हमने रखा है देवनागरी नाम दिया है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। और 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 कुछ लोगों का क्या कहना है मैं आपको बताता हूं। कुछ लोगों का कहना है कि अल्बेरूनी ने अपने ग्रंथ में लिखा है। एक विद्वान हुए जिनका नाम है अल्बेरूनी। अल्बेरूनी ने अपने ग्रंथ में लिखा है, कब लिखा है? 1030 ईस्वी में लिखा है कि मालवा में एक नगर लिपि का इस्तेमाल होता था। एक नागर लिपि, सॉरी माफ कीजिएगा, इन्होंने अल्बेरूनी नाम के एक विद्वान ने 1030 ईस्वी में कहा कि मालवा में नागर मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है। अतः यह स्पष्ट है कि 1000 वर्ष के आसपास नागर या नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका था। दरअसल यह शब्द और कुछ भी पहले अस्तित्व में आ चुका था। बच्चों, अल्बेरूनी नाम के एक विद्वान ने 1030 ईस्वी में लिखा था, अपने पुस्तक में, अपने ग्रंथ में लिखा था कि 1030 ईस्वी में मालवा में नागर, कौन सा? नागर लिपि का इस्तेमाल होता था, इसलिए नागरी लिपि हो गया। कई सारे अपने अपने मत दे रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? एक ने कहा था कि पहले पहल गुजरात में ब्राह्मणों ने इसकी शुरुआत की थी, इसलिए इसका नाम रख दिया नागरी लिपि। किन्हीं का कहना है कि काशी जो है, हमारे यहाँ काशी जो है देवों की नगरी है, इसलिए हम इसको देवनागरी कह देते हैं, देवनागरी नाम पड़ा है ना। और यहाँ पर अल्बेरूनी साहब ने कहा है, अल्बेरूनी साहब ने लिखा है कि मालवा में जो है नागर नाम की लिपि का प्रयोग होता था। नागर लिपि का प्रयोग नागरी लिपि भी कह सकते हैं, है ना। आइए, इतना निश्चित है कि यह नागरी शब्द जो है किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। यह तो मालूम पड़ रहा है, लग रहा है हमें कि यह जो नगर यह जो नागरी शब्द है, यह किसी नगर के ही नाम पर लिया गया है, नगर के नाम पर ही लिया गया है। कहते हैं कि पादता डितकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र यानी कि पटना को नगर कहते थे। पटना को क्या कहते थे? नगर कहते थे। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तरी भारत की एक विशेष शैली को नगर शैली कहते हैं। अतः नगर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। यह नगर या नागरी शब्द जो है उत्तर भारत के किसी बड़े शहर से संबंध रखता है, ऐसा लग रहा है। कहते हैं कि असंभव नहीं है कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता है। ए भैया,
सोच करके आश्चर्य में मत जाना, हमारी बातों को सुन करके चिंता में मत जाना कि पटना की राजधानी जो है, सॉरी, बिहार की राजधानी जो है पटना से बदल करके पटना से बदल करके देवनगर कैसे हो गया था जी? कैसे हो गया था? तो यहाँ पर देख लो, कहते हैं कि पटना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो नाम था वो देव था। वो क्या था? देव था। इसीलिए गुप्तों की जो राजधानी थी, गुप्तों की जो राजधानी थी वो थी देवनगर। गुप्तों की राजधानी क्या थी? देवनगर। गुप्तों की राजधानी क्या थी? देवनगर। कहते हैं कि देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा। गुप्तों की लिपि से हुई थी, इसीलिए इसको देव, मतलब देव की लिपि हो गई ना, तो देवनागरी लोग कह दिया होगा इसको। हो सकता है, हो सकता है। हम संप्रमाण नहीं बता सकते हैं कि यह देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया। लेखक साहब कह रहे हैं कि हम ये निश्चित रूप से नहीं बता सकते हैं कि यह देवनागरी नाम कैसे आया, लेकिन यह कह सकते हैं कि देवों की नगरी थी या देवनगर इनकी राजधानी थी। यहाँ पर जो लिपि की बातें हो रही थी, लिपि जो चल रही थी, उसी का नाम लोग रख दिया होगा देवनागरी। हो सकता है। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेख के लिपि को नंदी नागरी कहा। विजयनगर के शासक ने अपनी लिपि को क्या कहा? नंदी नागरी कहा। विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलते हैं। विजयनगर के राजा के जो लेख मिलते हैं, कन्नड़ में मिलते हैं, तेलुगु में मिलते हैं और नागरी लिपि में मिलते हैं। जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में ही पहले पहल वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। अपने वेद के बारे में सुने हैं? संस्कृत में हमने आपको बताया था कि वेद कितने हैं, और उस वेदों को लिपिबद्ध कब किया गया है? पहले पहल जो है वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में? तो विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में। विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में वेदों को जो है लिपिबद्ध किया गया था, लिपि में लाया गया था। यह वैदिक साहित्य निश्चित ही नागरी लिपि में लिखा गया है। विद्वानों का भी यही मत है कि वकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नदी नगर, आधुनिक नांदेड़, महाराष्ट्र में एक अभी जगह का नाम है नांदेड़, पहले उसका नाम था नदी नगर, की लिपि होने के कारण इसका नाम जो है नंदी नागरी पड़ा था। लिपि का नाम जो है नंदी नागरी क्यों पड़ा था? तो महाराष्ट्र में एक ठो शहर है, एक ठो गांव है, अभी नांदेड़ नाम है, पहले था उसका नंदी नगर, उसी के नाम पर जो है नंदी नागरी नाम पड़ा है महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए। कहते हैं कि लेकिन हमें नामकरण के इस झंझट में अधिक नहीं पड़ना चाहिए कि कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, इतना झंझट में नहीं पड़ना है। यह किसी से नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा की 8वीं 11वीं सदी में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह सर्वदेशिक लिपि थी। यह लिपि जो है किसी एक देश की नहीं है, किसी एक जगह की नहीं है, यह सर्वदेशिक हो चुकी थी। देश भर से नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं। इस नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति एक नए युग की शुरुआत होती है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है और बाद में 13वीं सदी के इस्लामी शासकों का शासन आरंभ होता है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आ जाते हैं। भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिल जाता है, हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म। समय बीतता गया, भारत में बहुत सारे शासक आते गए, बहुत सारे संप्रदाय आते गए, है ना, नाम मिलता गया। कहते हैं कि नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। 8वीं 9वीं शताब्दी से आरंभिक में हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। 8वीं 9वीं शताब्दी में हिंदी हम लोगों को मिलने लग जाता है। हिंदी के बारे में हम लोग जानने लग जाते हैं। हिंदी के आदि कवि सरहपाद, हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। 8वीं सदी के दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली थी वह 10वीं 11वीं सदी की लिपि में लिखी गई है। नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की बहुत सारी हस्तलिपियां मिली है। इसी काल में भारतीय आर्य भाषा में परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बांग्ला आदि जन्म ले रही थी। इस समय इन भाषाओं के लेख भी मिलने लग जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर।
दक्षिण भारत को द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है, लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय मिलने लग जाते हैं। इस भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी खूब व्यवहार होता था। दरअसल नागरी के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वतों के नीचे एक दक्कन प्रदेश से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? एक दक्कन प्रदेश से मिलते हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का समांगड दानपत्र 754 ईस्वी है ना। दत्ती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। देख लेना इसको, थोड़ा सा इसको याद रख लेना कि राष्ट्रकूट शासन की नींव किसने डाली थी? तो आप कहना दत्ती दुर्ग ने। दत्ती दुर्ग ने राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। ये राष्ट्रकूट शासक मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे और इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी। इनकी जो मातृभाषा थी वो क्या थी? कन्नड़ थी, क्योंकि ये कर्नाटक के रहने वाले थे। परंतु यह खानदेश विदर्भ में बस गए थे। दंती दुर्ग के बाद उसका चच्चा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा। इसी कृष्ण के शासनकाल में एलोरा प्राचीन एलापुर बेरूल में अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया था। अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया था। किनके शासनकाल में? कृष्ण के शासनकाल में। कृष्ण के शासनकाल में कृष्ण के कुछ लेख भी मिले हैं। ये भगवान कृष्ण वाली बात नहीं है, है ना। उनके दंती दुर्ग के चच्चा है ये। कहते हैं कि 9वीं सदी में अमोघ वर्ष में एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ। इसी अमोघ वर्ष ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी मान्यखेट की नींव डाली। कहते हैं कि इसी अमोघ वर्ष ने राष्ट्रकूट में कृष्ण के कुछ लेख भी मिले। उसके बाद 9वीं सदी में अमोघ वर्ष का एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ। एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ जिसका नाम था अमोघ वर्ष। इन्होंने नई राजधानी बनाई मान्यखेट। अमोघ वर्ष के शासन काल में ही जैन गणितज्ञ महावीराचार्य, आहा खुश हो जाइए, यहाँ पर मेरा नाम आ रहा है महावीराचार्य, लेकिन मैं नहीं था वहां पर, मेरा नाम है सिर्फ, मैं नहीं हूं वहां पर, ठीक है। इसको तो याद रखना होगा आपको। अमोघ वर्ष के शासन काल में ही जैन गणितज्ञ भैया याद रखना, एक तो जैन गणितज्ञ था जिसका नाम था, बोलो 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 बोलो, उनका नाम क्या था? महावीराचार्य, है ना। उनका नाम था महावीराचार्य। ये 850 ईस्वी की बात हो रही है। ये कब की बात हो रही है? 850 ईस्वी की बात हो रही है। 850, सोच सकते हो कितना पुराना है। मैं नहीं था वहां पर। गणित सार संग्रह की रचना की थी महावीराचार्य ने। किसकी रचना की थी? तो गणित सार संग्रह की रचना की थी। किसकी रचना? गणित सार संग्रह की रचना की थी। कब की बात है? 1850 की बात है। ये महावीराचार्य जो है क्या थे? ये गणितज्ञ थे, जैन गणितज्ञ थे। क्या थे? जैन गणितज्ञ थे। ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में शिलाहारों का राज्य स्थापित हो गया। 11वीं सदी में इनकी एक शाखा का राज्य कोल्हापुर सतारा प्रदेश भी स्थापित हो गया था। इन शिलाहारों के अनेक नागरी लेख मिले हैं। कहते हैं कि 11वीं सदी में नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। अक्षी कुलाबा जिला से शिलाहार शासक केसी देव प्रथम का एक शिलालेख 1012 ईस्वी में मिला, जो संस्कृत मराठी भाषाओं में है और इसकी जो लिपि नागरी है। परंतु दिवे आगर रत्नागिरी जिला ताम्रपट्ट पूर्णतः मराठी में है। इसे मराठी का आद्यलेख माना जाता है। नागरी लिपि में लिखा गया यह ताम्रपट्ट 1060 ईस्वी का है। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान जो है जैनों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। क्या आप इसको याद रख पाओगे? श्रवणबेलगोला एक स्थान है और यह स्थान जो है जैन धर्मों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
बहुत महत्वपूर्ण है। किनके लिए? जैन धर्म के लोगों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैन धर्म के लोगों के लिए यह जो है महत्वपूर्ण है और यह कर्नाटक में है। यहाँ पर गोमेट गोमे गोमेटस्च का भव्य पुतला खड़ा है। इस स्थान से विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिले हैं। यह है श्री गंगराजे सुत्ताले करवियले। श्री गंगाराज ने परकोटा बनवाया। हाँ, एक अन्य नागरी लेख में लिखा है, श्री चाउंड राजे करिविय से लेख दक्षिण शैली की नागरी लिपि में है। ठीक है। देवगिरी के यादव राजाओं के नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। यादव राय रामचंद्र 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र ए और औ की मात्राएं अक्षरों की बाईं ओर है। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेना। यादव राय रामचंद्र एक राजा हुए 13वीं शताब्दी में। ताम्रपत्र में ए, ये वाला, इसको ए और एक ठो अक्षर है, कौन सा? एक है ए और दूसरा है औ। ए और औ है ना। ए और औ की मात्रा अक्षरों की बाईं ओर है। काल्या के पश्चिम चालुक्य नरेशों के लेख भी नागरी लिपि में है। उड़ीसा कलिंग प्रदेश में ब्राह्मी की एक विशेष शैली कलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गंग वंश के कुछ शासकों के लेख नागरी लिपि में भी मिलते हैं। किस लिपि में मिलते हैं? नागरी लिपि में मिलते हैं। नागरी लिपि के लेख न केवल पश्चिम तथा पूर्व भारत से बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से मिलते हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से राजा वर्गुन के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। प्रथम ताम्रपत्र तमिल से शुरू होता है, परंतु इसकी दूसरी ओर से नागरी लिपि संस्कृत भाषा का लेख शुरू होता है। यह ईसा की 9वीं सदी की बात है। कब की बात है? 9वीं सदी की बात है। ओके, देख लेना। बस 2-3 स्लाइड और बचे होंगे, 2-3 स्लाइड और बचे होंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव चलेगा फिर। ठीक है, आ जाओ। कहते हैं उत्तर भारत में पहले पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि के लेख देखने को मिलते हैं। याद रखना, गुर्जर प्रतिहार राजाओं जो थे, गुर्जर प्रतिहार जो थे, उनके लेख भी जो है नागरी लिपि में मिलते हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि ये गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। कहां से भारत आए थे? बाहर से भारत आए थे, अनेक लोगों का मानना है। कहते हैं ईसा की 8वीं शती पूर्वार्ध अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया था। यह जो राजा आए थे गुर्जर प्रतिहार, कहां पर अपना शासन खड़ा किया था? कहां पर? अवंती प्रदेश में। अवंती प्रदेश में अपना शासन शुरू किया था। कहां से आया था? बाहर से आया था। कौन आया था? गुर्जर प्रतिहार। इसकी जो भाषा है किस लिपि में है? किस लिपि में है? तो नागरी लिपि में है, मतलब कि देवनागरी लिपि में है। कहते हैं कि और बाद में कंजौर पर भी अधिकार कर लिया। पहले जो है कहां पर अधिकार किया? अवंती में, और फिर कहां? कंजौर में। मिहिर भोज, महेंद्र पाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज का शासन रहा 840 से 81 ईस्वी तक की। ग्वालियर प्राशस्ती नगरी लिपि संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, लेकिन ग्वालियर प्राशस्ती नागरी लिपि में है। ठीक है। धारा नागरी का परमार शासक भोज अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, परंतु इस शासक के बहुत कम अभिलेख मिले हैं। यह राजा के वंशवारा तथा बेतमा दान पत्र क्रमशः कोंकण विजय पर्व के अवसरों पर दिए गए थे। बेतमा इंदौर के समीप अभी है। दान पत्र 1020 ईस्वी की बात है। ठीक है बच्चों, अब खत्म होने वाली है। अब आपके सामने जिस चीज के लिए आप लालायित बैठे हो, क्वेश्चन आंसर, वो होने वाला है। मजा आ जाएगा। थोड़ा देर रुक जाओ बस। हमने उन्हीं आरंभिक नगरी लेखों की संक्षिप्त चर्चा की है जो देश के विभिन्न भागों से मिले हैं। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखे हैं। 12वीं शताब्दी के बाद जितने भी राजा हुए, सबों ने देवनागरी लिपि का प्रयोग किया।
हमने यह भी देखा कि कुछ इस्लामी शासक ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लेख अंकित किए थे। हमने यह भी देखा कुछ मुसलमान शासक भी जो है अपने सिक्कों पर जो है नागरी लिपि के लेख अंकित किए हैं। खत्म हो गया। जय हिंद जय भारत हो गया। अब जय हिंद जय भारत हो गया। एक प्रश्न आप देख लो यहाँ पर, और इसको देख करके आप थोड़ा देर मुस्कुरा लो, थोड़ा देर मुस्कुरा लो, जल्दी जल्दी मुस्कुरा लो, और एक बार जल्दी से फिर से शेयर कर दो। जो जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक, एक बार उनको जल्दी से बुला लो, जल्दी से बुला लो। अब चलने वाला है क्या आपको पता है, मैं नहीं कुछ बोलूंगा यहाँ पर। जल्दी से एक बार उनको शेयर कर दो, ठीक है। तब तक मैं और अच्छे तरीके से तैयार हो जाता हूँ पानी पी करके। जल्दी से बुला लीजिए पहले। ठीक है, चलिए आ गया सभी कोई। क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए बताओ। सत्यम, शबनम, राजेश, सत्यम यादव, छोटू, अंकित, नेहा, प्रीति, बताइए कैसे हैं आप लोग? हाँ, तैयार हैं आप लोग? क्या आप शुरू कर दें? जल्दी से। पहला नंबर सवाल है आपके सामने 10 करोड़ का। अरे 10 करोड़ बहुत ज्यादा बोल दिए। ना 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 ना, बाप रे बाप, बहुत ज्यादा बोल दिए। इतना ना फेंको सर जी। चलिए, पहला सवाल है आपके सामने कि नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? यह बात आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए ताकि डिलीट ना हो कि आपको ये जो नागरी लिपि है यह एक निबंध है। ये नागरी लिपि एक निबंध है। इसके पहले वाले चैप्टर जो आप पढ़े थे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, वो था ललित निबंध। ये है सिर्फ सीधा सीधी निबंध, और वो था ललित निबंध। अंतर है ना? ठीक है। नागरी लिपि के निबंध के लेखक कौन है? तो भैया गुनाकर मूले आप ही तो है। इधर छोड़ दीजिए ना, आप ही तो है। आप ही है भैया, आप ही है गुनाकर मूले जी। आप ही तो है नागरी लिपि के लेखक। आगे बढ़ जाए। चलो अगला सवाल। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? वही सवाल है, थोड़ा समझो और जवाब दो। सोचो, समझो और जवाब दो। जल्दी से फटाफट करो बच्चों, टाइम बहुत हो चुका है। इतना टाइम मत दो, एमबी खत्म हो जाएगा नहीं तो। चलो, यह जो लिपि है, यह जो नागरी लिपि शीर्षक पाठ है, यह जो चैप्टर है, यह कौन सी विद्या है? तो आप कहोगे सर यह है साक्षात्कार। नहीं सर, यह है निबंध। बिल्कुल यही होगा। भाषण नहीं होगा, कहानी नहीं होगा। तो आपका निबंध जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है इसमें। आपका निबंध जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। चलो अगला सवाल देख लो। कहते हैं कि गुनाकर मूले द्वारा रचित निबंध कौन सी है? अरे भैया, एक ही सवाल को देखो तीन तरह से पूछ दिया है। एक ही सवाल को तीन तरह से पूछ दिया है कि गुनाकर मूले के द्वारा जो रचित निबंध है वो कौन सा है? वो कौन सा है? कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नहीं सर जी, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये किनका है? ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अर्थात HP D हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तो उनका था। लेकिन आज आपने पढ़ाया है नागरिक, ये परंपरा का मूल्यांकन अभी तक हमने आपको नहीं पढ़ाया है इस चैप्टर को, इसीलिए आपको अभी तक इसको आप वेटिंग लिस्ट में रखो। और देखो, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह जो चैप्टर है यह तो आपका हो जाएगा ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हो गए हैं इनके। और यहाँ पर पूछ रहे हैं गुनाकर मूल्य। अभी ये तो पढ़े हैं सर, अभी ये जस्ट अभी ये पढ़े हैं, अभी तुरते पढ़े हैं सर जी। सही टाइम पर नाम थोड़े भूला जाएंगे हम। गुनाकर मूल्य, कौन मूल्य? गुनाकर, गुनाकर मूल्य, गुनाकर मूल्य, गुनाकर मूल्य।
ठीक है। और यह जो परंपरा का मूल्यांकन है इसको वेटिंग लिस्ट में रखिएगा, क्योंकि अभी आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं। आप जानते हैं, हमें पता है, लेकिन हमने अभी तक आपको इस चैप्टर को नहीं पढ़ाया है। ठीक है, चलो यहां तक सबका सही है, आगे बढ़ जाओ। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ भैया, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ है? तो हमने आपको बताया था कि गुणाकर मूले का जन्म जो है महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में होता है। कब होता है हमने वो भी आपको बताया है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में भरो भरो, भर दो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जल्दी से भर दो, इनका जन्म कब होता है, कब होता है इनका जन्म, जल्दी से भर दो। देखते हैं कि क्या जवाब आता है आप लोगों का। चलो, क्या जवाब है आप लोगों का सी नंबर ऑप्शन? नहीं भैया, बढ़िया से देखना, देखो अच्छा से, अच्छा से देखो और जवाब दो। ऑप्शंस काहे बदल रहे हो शबनम? हाँ, ऑप्शंस मत बदलो, ए कर दिया, बी कर दिया, सी कर दिया, रे बाबा रे बाबा, ऐसे कैसे रे? ए गुणाकर मूल्य का जन्म कब होता है? 1935 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1935 ईस्वी में होता है। हमने पहले ही स्लाइड में आपको बताया है ना। हाँ, अब सही है, अब सही है, बदलना नहीं है, पार्टी मत बदलो। चलो, कहते हैं कि नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिलता है? नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख जो है किस प्रदेश से मिलता है? किस प्रदेश से मिलता है? लास्ट में हमने आपको पढ़ाया था, याद करिएगा। एक है आपका दक्कन प्रदेश, एक है आपका कलिंग प्रदेश, एक है आपका पांड्य प्रदेश, और एक है आपका कोंकण प्रदेश। हमने आपको बताया था प्यारे विद्यार्थी जी, यह जो लेख है दक्कन प्रदेश से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? दक्कन प्रदेश से मिलते हैं। अगला सवाल, नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा किस लेख में मिलने लग जाते हैं? बताओ, कब मिलने लग जाते हैं? 8वीं में, 9वीं, 10वीं, 11वीं, कब मिलने लग जाते हैं मराठी भाषा में लेख? मराठी भाषा में कब मिलने लग जाते हैं लेख, जरा बताना हमें। तो आप कहोगे गुरुजी यह तो 8वीं सदी की बात आप कर रहे हो। 9वीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, कब? 8वीं सदी में। कब सर? 8वीं सदी में, है ना। अगले सवाल पर चलते हैं। कहते हैं कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा जो है वो लिखी जाती है? तो आप हमें बताओगे। क्या देवनागरी में हिंदी लिखी जाती है? क्या देवनागरी में नेपाली लिखी जाती है, या मराठी लिखी जाती है? तो कहोगे सर ये तीनों के बारे में हमने पढ़ा है, इसलिए उपयुक्त सभी सही बैठ रहा है यहाँ पर, उपयुक्त सभी। अगला, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब मिलने लग जाते हैं? आप जरा बताना हमें, कब मिलने लग जाते हैं? तो आपने पढ़ा है 8वीं सदी, नहीं सर। छठी, ये नहीं सर। 9वीं, हाँ सर, बिल्कुल सर, 9वीं सदी से यह लेख जो है मिलने लग जाते हैं, ऐसा अभी आपने हमें पढ़ाया है। अगला प्रश्न, कहते हैं कि हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? तो आपने पढ़ा होगा अभी, कौन सा है? देखो, चंद चंद बरदाई, चंद बरदाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल, या सरहपाद। आप लोग, हमें पूरा विश्वास है कि जरूर बताएंगे। आप हमें बताओगे कि हिंदी के आदि कवि कौन है। तो आपका प्यारा प्यारा जवाब हम देखना चाहते हैं बच्चों, जल्दी से हमें बताओगे एक बार कमेंट बॉक्स में कि हिंदी के आदि कवि तो सर सरहपाद ही न थे? आप ही तो बताए थे, आप ही ना बताए थे सर सरहपाद के बारे में, यह हिंदी के आदि कवि है। ओके, मुस्कुरा लो मुस्कुरा लो। अगला सवाल, सरहपाद की वृत्ति, सरहपाद की कृति क्या है? सरहपाद की कृति क्या है? तो दोहा कोश, भैया यही है आपका सही आंसर, इसको हटा देना। दोहा कोश, सरहपाद की कृति क्या है? दोहा कोश, सरहपाद की वृत्ति दोहा कोश, याद रखना बच्चों, याद रखना बिल्कुल। कहते हैं कि नागरी लिपि के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, नहीं सर। विनोद कुमार शुक्ला, नहीं सर। आय सर, गुणाकर मूले, गुणाकर मूले। अगला सवाल, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित है? हमने आपको बताया था केरल के शासकों के द्वारा
उनके सिक्कों पर क्या लिखा गया था? वीर केरलस्य, वीर केरलस्य, क्या लिखा गया था? वीर केरलस्य। तो वो था किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। किस लिपि में? देवनागरी लिपि में था। सभी कोई जल्दी से कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। भर दे रहे हैं? यस सर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा बच्चों। कहते हैं कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेख की लिपि को, अपने लेख की लिपि को क्या कहा था? विजयनगर के शासकों ने, विजयनगर के शासकों ने अपने लेख की लिपि को क्या कहा? क्या कहा? तो विजयनगर के शासकों ने अपने लेख की लिपि को कहा नंदी नागरी लिपि। कौन सी लिपि? नंदी नागरी लिपि कहा। अगला सवाल, बेताम दान पत्र किस समय का है? बेताम दान पत्र 1020, 1021, 1022, 1023। जल्दी से बताना बेताम दान पत्र, बेताम दान पत्र कब है? क्या आपने पूरे चैप्टर में 1021 पढ़ा था, 1022 पढ़ा था, 1023 पढ़ा था? नो सर, हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा है 1020, 1020 हमने पढ़ा था। ठीक है, अगला सवाल कहते हैं कि गुणाकर मूले ने अपनी किस पुस्तक में संसार की प्रायः सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? कौन सी पुस्तक ऐसी है जिसमें कि इन्होंने संसार की सभी पुरालिपियों के सभी क्या कहते हैं, सभी पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? कौन सा है? कौन सा है? तो आपने देखा होगा कि सर ये तो अक्षर कथा की बात है ना। अक्षर कथा में इन्होंने सभी लिपियों के बारे में अच्छे से जानकारी दी है, सभी लिपियों के बारे में अच्छे से जानकारी दी है। अगला सवाल, महमूद गजनबी के बाद किस शासक ने अपने सिक्कों पर नगरी शब्द खुदवाए थे? उनके बाद जो भी शासक आए थे सबने नागरी शब्द, नागरी लिपि में लेख लिखवाए थे। जैसे मोहम्मद गौरी भी लिखवाए, अलाउद्दीन खिलजी भी लिखवाए, शेरशाह भी लिखवाए। तो आप कह सकते हो कि सर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका आंसर। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ओके, यस सर। कहते हैं कि उत्तर भारत में पहले पहल किस राजाओं के लेख में नागरी लिपि देखने को मिलते हैं? उत्तर भारत में पहले पहल किस राजाओं के लेख में जो है, किस राजाओं के लेख में जो है नागरी लिपि देखने को मिलते हैं? तो आपने पढ़ा है राष्ट्रकूट राजाओं के लेख में। किसके लेख में? राष्ट्रकूट। ठीक है, अगला सवाल, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिले हैं? कहां से मिले हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से? दो बार हो गया है ऑप्शंस। ठीक है, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से या उत्तरी भारत से? कहां से मिले हैं? कहां से मिले हैं विद्यार्थी जी? कमेंट बॉक्स में हमें बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, कहां से मिले हैं? तो आप कहोगे पूर्वी भारत, नहीं सर। पश्चिमी भारत, बिल्कुल नहीं सर। उत्तरी भारत, नहीं सर। तो आप कहना कि सर ये दक्षिणी भारत से मिले हैं। कहां से मिले हैं? दक्षिणी भारत से मिले हैं। कहां से मिले हैं? दक्षिणी भारत से मिले हैं। अगला सवाल, नक्षत्र लोक, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक, सूर्य, तारे, नक्षत्र, महान वैज्ञानिक, भारत के आधुनिक वैज्ञानिक, भारत के प्राचीन वैज्ञानिक, इन सभी चीजों पर तो सबसे ज्यादा लिखे हैं गुणाकर मूले जी। कौन लिखे हैं? गुणाकर मूले जी। ये नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे और ये भी नहीं होंगे। ऐसा आपने पढ़ा है। मजा आ रहा है आप लोगों को? अगला सवाल, अगला सवाल, मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है बच्चों, बताओ। मराठी भाषा की लिपि क्या है? खरोष्टी लिपि है, प्राकृत लिपि है, नागरी लिपि है या देवनागरी लिपि है? तो बताना हमें कि मराठी भाषा की लिपि क्या है। मराठी भाषा की लिपि क्या है बच्चों, बताओ जल्दी से। मराठी भाषा की लिपि क्या है? सबसे पहले बताओ, हम लोग जिस भाषा में पढ़ रहे हैं उसकी लिपि क्या है? उसकी लिपि क्या है? तो आप कहोगे सर उसकी लिपि है देवनागरी, उसकी लिपि है देवनागरी, इसीलिए आप इसको भी कहिए देवनागरी। मराठी को भी क्या कहना है? देवनागरी कहना है। यस सर, अच्छी बात है ये। कहते हैं कि धारा नगरी के कौन परमार शासक की विद्यानुरागी थे? कौन जो था विद्यानुरागी शासक था? ऑप्शंस देखते हैं, महेंद्रपाल, भोज, मिहिर भोज, अमोघ वर्ष। बताना जरा हमें कि कौन जो है ये शासक है, विद्यानुरागी शासक थे। कौन थे बताओ? हमने भोज के बारे में पढ़ा था भैया, लेकिन
लेकिन यहाँ तो है, यहाँ जो है महेंद्रपाल नहीं सर, नहीं सर, भोज नहीं सर, मिहिर भोज है। कौन है? मिहिर भोज है। कौन है भैया? भैया रे कौन है? मिहिर भोज है। कौन है? मिहिर भोज है। ठीक है, आ जाओ। कौन है? मिहिर भोज है। चलिए अगला सवाल। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो देव था। देव था। क्या था? देव था। महादेव नहीं, शैल्यदेव नहीं, रामदेव नहीं भैया नहीं, उनका व्यक्तिगत नाम था देव। क्या नाम था? देव। व्यक्तिगत नाम क्या था? देव। अगला, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? आहा हा हा, जल्दी से बताओ, बताओ। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? बताओ। शबनम जल्दी बताओ। सत्यम बताओ, सत्यम यादव बताओ। छोटू, अंकित, नेहा, शिवानी जल्दी बताओ। मेरे भाई जल्दी से बताना है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हम लोग जिस भाषा में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसकी लिपि क्या है? तो इसकी लिपि होगा भैया आपको देवनागरी। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा आपको सर जी देवनागरी। देवनागरी। हाँ सर, इतना 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 हल्का हल्का वाला सवाल पूछिए सर जी, तब बताएंगे। हाँ राजेश जी जल्दी से बताओ, मेरे भाई राजेश जी जल्दी से बताओ कौन सा होगा। कहते हैं कि दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? तो हिंदी के आदि कवि सरहपाद की रचना है। ऐसा आपने पढ़ा है। हिंदी की आदि कवि सरहपाद की रचना है। हिंदी की आदि कवि सरहपाद की रचना है। ओके, सही है। यस सर, यस सर, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है आप लोगों को? नींद नहीं ना आ रही है? नहीं सर। अगला देखते हैं। कहते हैं कि रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना जल्दी से बताना मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, कि रामायण की जो रचना है वो किस भाषा में है? संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में या अंग्रेजी में? रामायण की रचना किस भाषा में है बताओ। राजेश भैया बताओ, हाँ सत्यम कुमार बताओ, सबनम बताओ, जल्दी जल्दी बताना है प्यारे विद्यार्थी जी, जल्दी जल्दी बताओ आप लोग। किस भाषा में है रामायण की रचना? क्या हिंदी में है? नहीं सर, संस्कृत भाषा में रामायण की रचना हुई है। किस भाषा में हुई है सर? संस्कृत भाषा में रामायण की रचना हुई है। इस सबको हटा दीजिए आप। अगला कहते हैं कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की, पूर्वी भारत की या दक्षिण भारत की? कहाँ की भाषा है? कहाँ की भाषा है तमिल? कहाँ की भाषा है तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़? कहाँ की? तो दक्षिण भारत की। कहाँ की? प्यारे प्यारे बच्चों, विद्यार्थी जी, कहाँ की है? तो दक्षिण भारत की। यस सर। कहते हैं कि पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप कब बने? करीब 2 सदी पहले, करीब 3 सदी पहले, 5 सदी, चौथी सदी। देवनागरी, पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप कब बने थे? बताओ 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 बताओ। तो पहली बार कब बने थे? हमने शुरू में ही बताया था, लगभग 200 साल पहले। 200 सदी पहले, साल नहीं, 200, सॉरी, ठीक है, लगभग 200 सदी पहले की बात है, जब इनके इनके अक्षरों में अस्थिरता आ गई थी। इनके अक्षरों की टाइप होने लगे थे, नागरी लिपि के टाइप होने लगे थे, अस्थिरता आ गई थी। कब? 200 सदी पहले। अगला, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है भैया? अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? तो अक्षरों की कहानी मैक्स मूलर की नहीं सर, बिरजू महाराज नहीं सर, मैक्स मूलर की नहीं है सर, गुणाकर मूल्य की है। ऐसा कहिए ना, गुणाकर मूल्य की है। अगला सवाल, नागरी लिपि निबंध गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है? हाँ हाँ, हमने बताया था कि इसको नोट करके रखना। किस पुस्तक से लिया गया? यह कहां से लिया गया है? यह जो चैप्टर है, यह कहां से लिया गया है? अक्षरों की कहानी, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी या अंतरिक्ष यात्रा? तो हमारे सभी प्यारे प्यारे रसगुल्लों का यही जवाब रहेगा पूरे बिहार में, कि भारतीय लिपियों की कहानी। भारतीय लिपियों की कहानी से, कहानी वाले पुस्तक से या कृतियां से इस चैप्टर को लिया गया है। अगला, 9वीं सदी में सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्गुण का
वर्गुण का पलियम ताम्रपत्र किस लिपि में है? नागरी लिपि, रोमन लिपि, नागरी लिपि, रोमन लिपि, ब्राह्मी लिपि या खरोष्टी लिपि? किस लिपि में है? किस लिपि में है बताना हमें कि 9वीं सदी में सुदूर दक्षिण के। रोमन लिपि में? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है। तो यह है नागरी लिपि में। किस लिपि में? नागरी लिपि में है। कोई दिक्कत ना सर। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? हमने बताया था ना, ऊपर 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 याद रखना, सूर्य, नक्षत्र, चांद, सूर्य, महान वैज्ञानिक, प्राचीन वैज्ञानिक, सब तो है गुणाकर मूल्य की रचना है। किनकी रचना है? गुणाकर मूल्य की रचना है। अगला सवाल, नेवारी भाषाएं किस लिपि में है? नेवारी, नेवारी भाषाएं बताना जरे, देवनागरी, खरोष्टी या सौरसेनी या ब्राह्मी? किस भाषा में है नेवारी लिपि? जल्दी से बताओ विद्यार्थी जी, नेवारी लिपि किस भाषा में है? किस भाषा में है? तो आप कहोगे सर नेवारी लिपि जो है देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि में है। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भीमराव अंबेडकर? बिल्कुल नहीं सर। मैक्स मूलर? ये भी नहीं सर। यतीन्द्र मिश्र? नहीं सर। आपके जो राइट आंसर हो रहे हैं सर, वो है आपके गुणाकर मूले। मूले तुम्हें नहीं हम भूले। आइए, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो भैया मेरे देवनागरी में लिखी जाती है। कहते हैं कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? अभी तुरंत पूछे हैं, और यह प्रश्न जो है 2021 में पूछा गया है। देख लो, देख लो, पावर ऑफ JSC, जॉस स्टडी क्लासेस। पावर ऑफ JSC, ऐसे वाला, ऐसे वाला JSC, पावर ऑफ JSC अर्थात जॉस स्टडी क्लासेस। पावर ऑफ जॉस स्टडी क्लासेस। आइए, कहते हैं कि सूर्य नामक पुस्तक जो है गुणाकर मूल्य की रचना है। जल्दी जल्दी सर इसको बताइएगा। देखिए 2021 में पूछे गए प्रश्न, नेवारी भाषाएं किस लिपि में है? नेवारी भाषाएं अभी तुरंत बताएं सर, देवनागरी लिपि में। अभी तुरंत सर बात हुई है। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? सर अभी तुरंत बात हुई है गुणाकर मूल्य। और आप देख रहे हैं 2021 में पूछे हैं, 2022 में भी पूछ दिए हैं। कितना मजेदार क्वेश्चन है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस भाषा में लिखी जाती है? सर देवनागरी में। जल्दी जल्दी कीजिएगा सर। नागरी लिपि के लेखक कौन है? सर गुणाकर मूल्य। कहाँ है गुणाकर मूल्य? सर जल्दी बताइए। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। अब कहता है कि दोहा कोश किसकी रचना है? हिंदी के आदि कवि सरहपाद की रचना है दोहा कोश। किसकी रचना है? सरहपाद की रचना है। रामायण की रचना किस भाषा में है? सर अभी ना बताए हैं संस्कृत में। हाँ, नगरी नागरी लिपि शीर्षक साहित्य की कौन सी विद्या है? सर ये निबंध है। सर ये निबंध है। चुपचाप बता रहे हैं, किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। कहां से? उत्तर भारत से, दक्षिण भारत, पश्चिम? ये आप बताओ, जल्दी से बताओ, ये कहां से लिए गए हैं? नागरी लिपि क्या है? तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, यह जो है कहां से लिए गए हैं? कहां से लिए गए हैं? जल्दी से बताना है आपको। ऑप्शंस है आपके सामने, ऑप्शंस है आपके सामने, और आपने इसको बनाया भी था। आपने इसको बनाया भी था कि सर दक्षिण भारत की भाषा है। निबंध के लेखक कौन है? सर निबंध के लेखक है गुणाकर मूल्य। ललित निबंध के लेखक HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी। सरहपाद किसकी कृति है? दोहा कोश, दोहा कोश, दोहा कोश। हिंदी के आदि कवि सर सरहपाद। हिंदी के आदि कवि सरहपाद। हिंदी लिखी जाती है किस भाषा में भैया मेरे? देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि में, माफ कीजिएगा। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द किस लिपि में अंकित है? सर कोनो नया बात है? देवनागरी लिपि में है। देवनागरी लिपि में है, जोड़ दीजिए सर। अगला सवाल, ईसा की 14वीं 15वीं शताब्दी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा था? विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा था? शायद देवनागरी कहा था। क्या सही है? हम आप लोगों का कमेंट देखेंगे। आप लोगों की क्या विचार है, जल्दी से हमें को बताइएगा कि क्या हमने सही लिखी है। विजयनगर के लेखक, यही ना जी 16 नंबर। हाँ, विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों को क्या कहा था? देवनागरी कहा था? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। नहीं सर, नहीं सर, वो उन्होंने कहा था नंदी नागरी। उन्होंने क्या था? नंदी नागरी कहा था। अगला सवाल,
उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब मिलने लगे थे? 8वीं में, 6ठी में, 9वीं में या 4थी में? तो सर 8वीं में मिलने लगे थे क्या? उत्तर भारत से कब मिलने लगे थे? 8वीं में कि 9वीं में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 8वीं या 9वीं? सर आप गलत कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर सर आप गलत कर रहे हैं। नहीं सर, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 9वीं। क्या हो जाएगा? 9वीं सदी। ठीक है। हाँ। अगला सवाल, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से या उत्तरी भारत से? नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है हमें कहां से मिलते हैं? कहां से मिलते हैं? सर इस प्रश्न का हल आपने करवाया था दक्षिण भारत से। बेताम दान पत्र किस समय का है? 1020, 1021, 1022, 1023? कहां का है? कब का है? कब का है? जल्दी बताओ। 1020, 21, 22, 23 कब है? हमने पढ़ाया है सर 1020। हाँ, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में लिखी जाती है। और है विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? किस लिपि में है? तो सर नंदी नागरी लिपि में है। और कहते हैं कि परंपरा परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के या मेवाड़ के या कंजौर के या अजमेर के? आपने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कहाँ पढ़ा था? तो आप कहोगे गुरुजी आपने हमें बताया था धारा नगरी। कहाँ बताया था? धारा नगरी। और इस तरह से आपके सभी ऑब्जेक्टिव होते हैं खत्म। मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आप हमें बताना 22 क्वेश्चन हो जाते हैं आपको क्वेश्चन बैंक से। 22 क्वेश्चन हो जाते हैं आपको क्वेश्चन बैंक से। और आपने चैप्टर से कितने किए हैं? चैप्टर से आपने लगभग कितने किए हैं? मैं बता रहा हूं भैया मेरे, 34। 34 और 34 और यहां से कितने हैं? देखो भैया किधर है जी? ए भैया तू जा ना जी, भी क्लास हो रहा है जी, काहे इधर है? ए मच्छी भैया जा, चला इधर देखो, क्लास को डिस्टर्ब कर देता है। देखो 34 है और क्वेश्चन बैंक से कितने लिए गए हैं? 22। क्वेश्चन बैंक से 22, 34 और 22 देख लो। अभी आपने कितने प्रश्नों के हल किए हैं? ए भैया अभी आपने कितने प्रश्नों के हल किए हो? यहां आ जाओ। हाँ, इसको हटाओ। आपने 34 प्लस 22, 34 प्लस 22, तो टोटल आपका हो जाता है 56। कितना हो जाता है? 56 प्रश्नों का हल किया है। हम अपने प्यारे प्यारे रसगुल्लों से जानना चाहेंगे कि आपने 56 में से लगभग 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 कितने का सही सही जवाब दिया है? बताओ। 56 में से 56। सबनम कह रही है कि सर 56 में 56। जोरदार ताली एक बार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। 56, 56 में से 56। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। बजाओ ना, ताली बजाओ रे। कितना हो गया? 56 में 56। जल्दी 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 बताइए आप लोग कितने बनाए हैं? 56 में से कितने बनाए हैं? हाँ, बजा लो, ताली बजा लो, जोर से बजा लो, जोर से बजा लो, जोर से बजा लो। चलो, 56 में से 56 सही करना हलवा वाली बात नहीं है। हलवा वाली बात नहीं है। आ जाओ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। नागरी लिपि निबंध है और यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। कहते हैं कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आ गई थी? तो हमने आपको बताया था कि करीब 200 सदी पहले इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। हमने बताया था ना कि 52 से अब ज्यादा नहीं हो सकता है, 52 से कम भी नहीं हो सकता है। इसमें अस्थिरता आ गई है, इसीलिए अस्थिरता आ गई है। क्यों? क्योंकि इसके टाइप पुस्तकें छपने लगे थे। दूसरा, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो गुरुजी देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषाएं लिखी जाती है। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छी बात की, बहुत ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने कि हमारे नागरी लिपि में इतनी सारी भाषाएं लिखी जाती हैं, बोली जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, है ना। अगला सवाल, कहते हैं कि लेखक जो है, अरे लेखक जो है, लेखक साहब जो है, क्या हुआ जी? इसको हटाओ ना जी। हट गया। चलो, कहते हैं कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? किन भारतीय लिपियों से? कहते हैं कि लेखक जो है, ये बंगला लिपि जो है, ये देवनागरी लिपि की बेटी नहीं तो बहन हो सकती है।
पुत्री पुत्री नहीं तो बहन अवश्य हो सकती है। कहते हैं कहते हैं कि ब्राह्मी लिपि इत्यादि का संबंध देवनागरी लिपि से बताया है। अगला, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, उनके विवरण दे। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वतों के नीचे दक्कन के प्रदेश से मिलता है। कहां से मिलता है? दक्कन के प्रदेश से मिलता है। यस सर, यस सर। आगे बढ़ जाओ। नागरी लिपि को देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? हमने कई सारे रीजन आपको बताए हैं। नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहने के पीछे लेखक के अनुसार कई कारण है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इस लिपि के प्रयोग का सबसे पहले गुजरात के नगर में ब्राह्मणों ने किया था, इसीलिए इसे देवनागरी कहते हैं। दूसरा, काशी के पंडितों का मत है कि काशी देवों की भूमि है, सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग काशी में हुआ, इसीलिए इसका नाम देवनागरी लिपि है। इसी प्रकार और भी कई सारे रीजन हमने आपको बताया है। यस सर। अगला सवाल देख लो। अगला सवाल है ये नहीं तो दिखाएंगे क्या? है ये नहीं है तो हम दिखाएंगे क्या? है भैया, तू काहे घूम रहा है? इसको देख रहे हो? देखो ये मछिया को। ए भाग ना तू रे, हैं? जल्दी से भाग ना रे, हटाओ, हटा। चलो और है क्या, देख लेते हैं। हाँ और है। कहते हैं कि नागरी लिपि कब तक सार्वदेशिक लिपि थी। कहते हैं कि नागरी लिपि 8वीं सदी 9वीं सदी में सार्वजनिक लिपि थी, क्योंकि इस समय संपूर्ण देश में लगभग इसी लिपि का इसी लिपि का कौन सी लिपि का? इसी लिपि अर्थात नागरी लिपि का प्रयोग होने लगा था। कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार कौन था? गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आया था, जो 8वीं शताब्दी से पहले आया था। 8वीं शताब्दी के से ही अवंती प्रदेश में अपना शासन खड़ा कर लिया था और बाद में उन्होंने कंजौर पर भी अधिकार जमा लिया था। मजा आया? मजा आया? अब आपके पास मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं बचा है। एक बार आप लोग मुस्कुरा लीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपने पूरे चैप्टर को खत्म कर लिया है। कैसा लगा यह चैप्टर आपको? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो खत्म हो जाने के बाद, क्लासेस खत्म हो जाने के बाद हम चाहेंगे कि हमारे सभी विद्यार्थी जी कमेंट बॉक्स में आकर के अपना अपना फीडबैक देंगे, यह क्लास आपको कैसा लगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगी, आपने जितने कमेंट्स किए हैं सभी हट जाएंगे। इसलिए आपको अच्छे अच्छे कमेंट अपने गुरुजी के लिए, अपने भाई के लिए, अपने सर के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स कमेंट बॉक्स में करना है। यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा? और इससे भी बहुत बड़ी मैं खुशखबरी आपको सुना दूं कि बहुत ही जल्द जॉस स्टडी क्लासेस का क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है। आप लोगों को जल्द सूचनाएं मिल जाएगी। सारे नोट्स पीडीएफ वगैरह तैयार हो गए हैं, लगभग हो गए हैं, बस कुछ ही बचे हैं, डिजाइन सिर्फ बचे हैं। वो हो जाने के बाद जल्द ही हम लोग लाइव आकर के आपको सूचना देंगे कि किस दिन से आपका क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है। ठीक है, बहुत ही जल्द क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है, आप लोग तैयार रहिएगा। तब तक अपनी तैयारी को नहीं रोकना है। और एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए, कल का जो चैप्टर होगा एक अनोखे अंदाज में होगा। पूरा खिस्सा कहानी वाला वो चैप्टर है, पूरा खिस्सा कहानी वाला चैप्टर है। आराम से उसकी कहानी हम आपको सुनाएंगे। ठीक है, आराम से खिस्सा कहानी सुनाएंगे। चैप्टर का नाम क्या है, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा कि अगला चैप्टर आपका कौन सा होने वाला है। 6ठा नंबर चैप्टर का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में भरिएगा। तब तक हम आप लोगों से विदा चाहते हैं, है ना। टाइम भी कितना हो रहा है जी? 9:03 हो रहा है। 9:03 हो रहा है। बहुत लंबा यह क्लास चला है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय 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 बाय। चलो भाई, चलो 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 चलो।